नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम साउथ ईस्टर्न रेलवे द्वारा आयोजित 30% एलईसी कोटा जो एपीओ और एडब्ल्यूए का हुआ था 3 मार्च को, उसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने 55 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। बिफोर सॉल्विंग मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मिस्टर राजेश जो हैं, जो सेटलमेंट बिलासपुर में है, उनका कल इंटरव्यू हुआ था। उनके लिए विश करें कि उनका इंटरव्यू भी अच्छा गया है तो सिलेक्शन एपीयू के लिए हो जाए। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 56 है, रेल बजट वाज मर्ज्ड विथ जनरल बजट फ्रॉम। तो रेल बजट जो है वो मर्ज जनरल बजट के साथ मर्ज जो हुआ था वो 2017-18 में हुआ था। ऑप्शन जो 3 नंबर पे है यही सही है, इसका आंसर है। ये 92 ईयर्स बाद जो इसका एक विलय हुआ था। इससे पहले जो है 1924 में एक वर्थ समिति की सिफारिश पर रेल बजट को अलग से किया गया था, ठीक है, जनरल बजट से। अब क्योंकि 24 तक जो है रेल बजट और केंद्रीय आम बजट जो का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन भारत सरकार ने डिसाइड किया कि 2017-18 से संसद में आम बजट और रेल बजट की प्रस्तुति का विलय कर दिया गया। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिल सकते हैं। क्योंकि रेल बजट और जनरल बजट जो है दोनों मर्ज होने के बाद जो ऑपरेटिंग रेशियो है ना, वो भी है भी और नहीं भी है, ठीक है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा था। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 को। टेंडर कमेटी एंड एक्सेप्टिंग अथॉरिटी फॉर सिंगल टेंडर शुड बी। ऑप्शन 1 है 1 लेवल अबव नॉर्मल टेंडर, बी 2 लेवल अबव नॉर्मल टेंडर, 3 नंबर पे है सेम लाइक ओपन टेंडर, एंड 4 नन ऑफ द अबव। तो जो मेरा आंसर है वो एक है, जो 1 लेवल अबव नॉर्मल टेंडर। तो यही मेरा सही आंसर है। Generally, single tender should be invite in rare and emergent situation with the concurrence of the finance FNCO and administration approval of the GMNCO. The procedure laid down in Railway Board letter number 93W2 PQR SC 14 part dated 27th September 96 should be strictly followed in the case of single tender committee, and the accepting authority should be one step higher than in case of a open tender, limited tender and accepting, where GM is accepting authority। ठीक है, तो यही है, तो इस हिसाब से ये सही है। आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है यहाँ कॉलिंग फॉर ए सिंगल टेंडर का एक ये है, इसी के अंदर ये बात कही गई है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये देखिए 27 अगस्त 1997 का एक लेटर है जिसके आधार पे इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। और ये यहाँ पे रेलवे बोर्ड का एक लेटर है 93W2 PQR SC 4 पार्ट, यानी कि पार्ट 4 है, और 27 सितंबर 1996 का ये है, ठीक है। और इसमें इस बात को जिक्र किया गया। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। मैं आपसे यही कह रहा था कि ये यहाँ से यहाँ कनेक्शन है इसके अंदर। हम अब एक नॉर्मल में डिस्कशन करते हैं, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन पेपर से सॉल्व किया जाए। ऑपरेटिंग रेशियो इज वर्कआउट ऑन। तो ऑपरेटिंग जो रेशियो होता है एक्चुअली क्या है, ग्रॉस अर्निंग्स पे होता है। अगर आप उसके फॉर्मूले को देखें तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मेरा जो आंसर होगा वो ग्रॉस अर्निंग्स पे होंगे, ठीक है। देखिए ऑपरेटिंग रेशियो है क्या, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंस टू ग्रॉस अर्निंग। इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल। तो यही ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो है ग्रॉस एक्सपेंस, जो मतलब जो हम खर्च करते हैं और उससे जो प्राप्त होता है। ये कई वीडियोज में मैंने समझाने का प्रयास किया है, और ये है परसेंटेज ऑफ नेट रिसिप्ट एंड नेट रिव्यू टू कैपिटल एट चार्ज एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द कैपिटल फंड। तो ये अलग एक पैरामीटर है, ठीक है।
तो यहाँ पे एक बताता हूँ, और मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो हमारा बजट है 2017-18 का, उससे इसको कोई बेनिफिट नहीं है। दिस पैरामीटर हैज लॉस्ट इट्स रिलेवेंस ड्यू टू कैपिटल एट चार्ज स्टैंड सीज्ड with the effect from 2017-18 due to merger of railway budget with general budget। ठीक है, तो ये पैरामीटर ने रिलेवेंस खत्म, अपने आप को खत्म कर लिया है, लेकिन फिर भी ये हमारे कोर्स में है तो इस पर पढ़ना उचित रहेगा। देखिए, ऑपरेटिंग रेशियो का जो फार्मूला है यहाँ पे, वो है ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेस। ठीक है, जब सी सॉरी GWE और ग्रॉस अर्निंग्स जी। तो ये ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंस है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ शामिल होते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग के लिए जितने भी वो सब हैं, वो मैंने यहाँ जिक्र किया है, जो आपको यहाँ पे अलग अलग कलर में दिख रहे हैं। आप इनको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं और ये कर सकते हैं। ग्रॉस जो अर्निंग है वो कोचिंग अर्निंग, गुड्स अर्निंग एंड सनड्राई अर्निंग्स, ये सब हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपके लिए ये बनाया है, अर्निंग्स मीन्स ऑलवेज अप्रोप्रिएट ओनली नॉट ओरिजिनेटिंग। ठीक है, तो ये है अभी तक जो ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो 1963-64 का जो बजट था उस दौरान ये था। यानी कि 1 रुपये खर्च जो करेंगे, मतलब हम 1 रुपये को अर्न करने के लिए जो जितने पैसा खर्च करेंगे वो 74 पैसे एंड 74 रुपीज एंड 7 पैसे था। आप ये समझ लें। ठीक है, वो जितना मतलब अर्न, अगर हम 1 रुपया करते हैं और उसको अर्न करने में जितना कम पैसे खर्च करने पड़े, तो वो ऑपरेशन रेशियो सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, तो 1963-1964 का जो बजट या ऑपरेशन रेशियो था उस दौरान हमारे रेलवे का सबसे बेस्ट था अभी तक का। ठीक है, अभी 1900 बोल रहा हूँ, सॉरी, 2020-21 में जो टारगेट है वो 96.28 का है, और 21-22 में 96.08 का है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट है, ये RRS के जो आता है, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी मैंने यहाँ पे शामिल कर लिया। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा 55 का जो आंसर होगा वो यही होगा, नंबर 2। ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पे आ गए हैं। एनपीएस इज इफेक्टिव फ्रॉम, तो 1 जनवरी 2004 से है, तो हमारा ऑप्शन 2 नंबर जो है वो सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। प्लान हेड 65 इज रिलेटेड टू, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ट्रेनिंग एंड HRD। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेशन के बारे में बताया था। अगर आपने वीडियो देखा है तो आप कमेंट में बताएं कि मैंने इनके ट्रेनिंग एंड HRD का जो कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर है वो कौन है। ठीक है, स्टाफ एंड वेलफेयर के लिए हमने जो प्लान हेड देखा था वो 51 देखा था। ठीक है, 51 देखा था, और ट्रैक रिन्यूअल के लिए जो देखा था वो 31 था। ठीक है, यही इसके अंदर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। अंडर ओल्ड पेंशन स्कीम द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेंशन विच कैन बी कम्यूटेड इज, तो 40% है। ये 5 स्टार क्वेश्चन है और हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीनियर क्लर्क, OS, WLI या फिर APO, ACM, किसी भी एग्जाम के लिए, AD, ADST, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए ये 5 स्टार क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है, ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है। ये टॉप 3 जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं 5 स्टार क्वेश्चन है, और ये इनको भी शामिल कर लीजिए, 60 को भी। तो ये सब 5 स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर कॉन्सिस्ट ऑफ 16 डिजिट। ओके, ये जो परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर है वो 16 डिजिट का होता है, और यूनिक नंबर होते हैं जो अलॉट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के NPS सब्सक्राइबर होते हैं। NPS न्यू पेंशन स्कीम जो था, तो वो उसके अंदर ये इसको किया गया था। ठीक है, अब ये है कि प्राण भी आपको है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जो 12 डिजिट का होता है। ठीक है, और पान भी है जिसका जिक्र किया था, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा एक एग्जाम की गई थी, उनमें उन्होंने पूछा था कि पान का कितने डिजिट होते हैं, तो वो 10 डिजिट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 16 हुआ, 12 हुआ और 10,
ये तीनों आपको याद रखने चाहिए ताकि किसी इस पे आधारित कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे सॉल्व कर सकें। द फिटमेंट फैक्टर एग्रीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ 7 सीबीसी इज 2.57। यही इसका सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। इंडियन रेलवे फाइनेंस कोड हैव डैश वॉल्यूम्स। तो एक्चुअली क्या है, ये 2 वॉल्यूम्स में है, डिवाइडेड है। ठीक है। देखिए आपकी स्क्रीन पे ये है, मैं आपको बताऊं, ये यहाँ पे है इंडियन रेलवे फाइनेंस कोड वॉल्यूम 1, इंडियन रेलवे फाइनेंस कोड वॉल्यूम नंबर 2। ये 2 पार्ट में है। अगर मैं ये हाइपर लिंक मैंने अपने लिए बना रखा है, जब भी मुझे कुछ पढ़ना हो तो अगर मैं कंट्रोल दबा के इसको क्लिक करूंगा ना तो ये डायरेक्ट ही ओपन हो जाएगा और ये मुझे इस साइड पे लेके जाएगा। ठीक है। और यहाँ से मैं वॉल्यूम 1 को देख सकता हूँ। अभी ये नहीं चल रहा है, पर इस तरह के हाइपर लिंक्स आपको भी बनाने चाहिए, आपको एडवाइस करूँगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं इंडियन रेलवे कोड फॉर अकाउंट डिपार्टमेंट, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन ये दोनों जो हैं, ये दोनों ये हैं। ठीक है। अब इसमें ही एक चीज़ और ऐड करते हैं कि इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड, ये भी 2 ही हैं। ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और मैनुअल कोड होता है, सॉरी, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल होता है, वो भी 2 हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। ठीक है। ये यहाँ पे हैं, देखिए वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। तो इसमें कहीं पे 4 पार्ट में नहीं है, तो अलग अलग हैं। कोड के बारे में यहाँ बात किया गया है। अगर कोड और मैनुअल कहते तो 4 पार्ट हो सकते थे इसके अंदर। ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 65 एक्सेप्टिंग अथॉरिटी ऑफ ए टेंडर कमिटी टीसी रिकमेंडेशन शुड बी 1 लेवल अबव द लेवल ऑफ टीसी। यही इसका सही आंसर भी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि 2017 के आसपास एक करेक्शन स्लिप निकली थी, तो उसको आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि अगर मेरे पास हो तो मैं टेलीग्राम पे या फिर जो अपनी साइट है ब्लॉग की, उस पर उपलब्ध कराऊं। चलिए, ठीक है। अदरवाइज ये जो आंसर है वो सही है, बाकी किसी और को देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 66 है जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हु इज एम्पावर्ड टू एक्सेप्ट ऑब्लिक रिजेक्ट टेंडर कमिटी रिकमेंडेशन। तो कौन कर सकता है? जो एक्सेप्ट कर सकता है वही रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है। दैट मीन्स एक्सेप्टिंग ऑथोरिटी इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 68 को देखते हैं। व्हाट इज द डिमांड नंबर फॉर पीएफ एंड पेंशन। तो पहली नज़र में ये क्वेश्चन आपको गलत नंबर लगेगा और आप कहेंगे कि इसके लिए जो सही आंसर होना चाहिए वो 13 जो डिमांड नंबर है वो होना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि इसका जो सही आंसर होगा, इस क्वेश्चन को बनाते वक्त जिस ऑफिसर ने अपने ध्यान को रख के बनाया है वो ये डिमांड नंबर 16 के हिसाब से इसको देखा है। डिमांड नंबर 16 का ही एक पार्ट है डीआरएफ। डीआरएफ यानी कि डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड। इसी में से रेलवे रिवेन्यू अंडर डिमांड नंबर 14 जाता है, जिसमें डीआरएफ और पेंशन फंड आते हैं। जबकि डिमांड नंबर 13 एब्स्ट्रैक्ट एल जो है वो प्रोविडेंट फंड और पेंशन एंड अदर रेलवे बेनिफिट्स के लिए है। तो वो आपको यहाँ पे ये नज़र आएगा, जो एल एब्स्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, वो यहाँ पे नज़र आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे तो जिस ऑफिसर ने इस क्वेश्चन को जनरेट किया है या जिसने बनाया है वो इस हिसाब से बनाया है कि डिमांड नंबर 16 में काफ़ी कुछ जो है उसके हिसाब से बनाया है। ये उसके माइंड में रहा नहीं होगा, नहीं तो ये ज़रूर यहाँ पे देता ऑप्शन के अंदर। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है जो सुपर हिट क्वेश्चन ही मैं इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे सुपर हिट क्वेश्चन दिख रहे हैं, और आने वाले भविष्य में जितने भी एग्जाम होंगे वो उसके लिए हिसाब से ये काफ़ी बेंचमार्क साबित होगा।
ताकि आप ध्यान रखें जो भी एग्ज़ाम दें। तो इस क्वेश्चन को तो उनको रट जाना चाहिए जो WLA के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और OS की तैयारी कर रहे हैं। इसमें सारे क्वेश्चन उनके लेवल के क्वेश्चन हैं। ये अलग बात है कि ये APO का एग्जामिनेशन है, पर क्वेश्चन जो है काफ़ी स्टैंडर्ड हैं। आप इसे इनकार नहीं कर सकते। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हर क्वेश्चन को एनालाइज जो मैं करता हूँ उसके हिसाब से ये मैं बातें कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। एक्सपेंडिचर प्रपोजल ऑफ स्टाफ वेलफेयर कम्स अंडर डिमांड नंबर कितना? ठीक है, तो वेलफेयर जो है वो जे के अंदर आता है। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन डी 11 जो है वो सही इसका आंसर होगा। ठीक है, स्टाफ वेलफेयर एंड एमिनिटीज जो है 11 नंबर पे है, वो इंपॉर्टेंट है। और 13 तो मैंने बताया है कि प्रोविडेंट फंड, पेंशन एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए है। तो ये आपको लग सकता है कि यहाँ पे जो जिक्र किया गया है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं जिनको आपको विचार करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 70 को देखते हैं। इंटरेस्ट ऑफ PF बैलेंस इज क्रेडिटेड विद द इफेक्ट फ्रॉम डैश ऑफ द ईयर। तो जो क्रेडिट किए जाते हैं वो लास्ट डे ऑफ द ईच फाइनेंशियल ईयर होता है, और लास्ट डे फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 31 मार्च को होता है। 1 मार्च से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। दैट मीन्स ऑप्शन 4 31 मार्च इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71। फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इज। तो जनरल बिपिन रावत जो थे वो थे, और ये दुखद दुर्घटना जो 8 दिसंबर 2021 को हुआ था उसमें इनका निधन हो गया। ठीक है, और यही है इसके अंदर। और तो क्या बता सकते हैं, ये पद्म विभूषण से सम्मानित थे। ठीक है, और दलवीर सिंह सुहाग से इन्होंने आर्मी ऑफ जो हेड होते हैं वो बने थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है? कोविड-19 वायरस ओरिजिनेटेड इन। तो ये वुहान से ओरिजिनेट हुआ था, ये चाइना के वुहान शहर से। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कुछ लोग कह सकते हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ सार्स, तो द आंसर इज विल बी साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील एंड अदर्स। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कोविड-19 के वायरस का जो ओरिजिनेशन पूछा है, तो इसलिए वुहान शहर से ये ओरिजिनेट हुआ था। तो भले ही वो उस फैमिली का वायरस है, पर ये चाइना हमारा आंसर यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 73 पे आ गए हैं, और यहाँ से मुझे लगता है कि ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं फटाफट। गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ये साउदर्न ब्रह्मपुत्रा के साइड में ये है। ठीक है, और गुवाहाटी की राजधानी कहाँ है ये आप बता सकते हो। ठीक है, नहीं, ये क्वेश्चन ही मैंने गलत कर दिया। आसाम की राजधानी कहाँ है? ठीक है, लोग गुवाहाटी मारेंगे, तो मतलब ऑप्शन चूज करेंगे गुवाहाटी को, पर ऑप्शन मैं आपको बताना चाहूँगा कि असम की राजधानी गुवाहाटी नहीं है। चलिए, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसकी राजधानी कहाँ है। कुछ लोगों का हार्ट लाइक रिप्लाईज भी मिलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74। स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया एरिया वाइज इज गोवा। ठीक है, और अगर लार्जेस्ट बोलेंगे तो राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 75। लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज जुपिटर। ओके, Jupiter is the 5th planet from the sun and the largest in the solar system. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो टू स्पेस इज कल्पना चावला इन 1997। ठीक है, आज अगर कल्पना चावला जिंदा होते तो वो करीब करीब 60 साल के होते। 17 मार्च 1962 को करनाल में पैदा हुए थे। ठीक है, आपके स्क्रीन पे ये कल्पना चावला हैं जो स्पेस शटल कोलंबिया से जो है वो फर्स्ट टाइम 1997 में गए थे। उस जमाने में जब हम स्कूल जाया करते थे तब की ये फोटो है। space.com से लिया गया है, तो आप देख सकते हैं। और इसी शटल से ही 1 फरवरी 2003 को उनका निधन भी हुआ था। ठीक है,
तो ये हमारे लिए काफ़ी प्रेरणा स्रोत रहे हैं, हम यंग लोगों के लिए, तो इनको ट्रिब्यूट करते हैं। और चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। मोस्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया इज केरला, ऑलमोस्ट 100%। ठीक है, एक ये हुआ था, सर्वे हुआ था कि टॉप 10 जो लिटरेट स्टेट हैं वो कौन कौन से हैं, विदाउट एनी कि कौन टेरिटोरियल स्टेट है या कुछ और। तो उसमें केरला नंबर 1 पे था, दिल्ली सेकंड पे था, उत्तराखंड थर्ड पे, हिमाचल प्रदेश फोर्थ पे, असम फिफ्थ पे, महाराष्ट्र सिक्स, 7 पे पंजाब, 8 पे गुजरात, 9 पे वेस्ट बंगाल और 10 पे हरियाणा था। ये कब हुआ था ये मुझे याद नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल लिटरेसी डे यानी कि 8 सितंबर के दिन ये पब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सेकेंड नंबर पे दिल्ली है, और स्टेट वाइज देखेंगे तो उत्तराखंड सेकेंड नंबर पे है आज के डेट के हिसाब से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 है, देर आर 4 वेदेस। ठीक है, 4 वेद हैं। कभी कभी लोग पूछते हैं कि पांचवा वेद है क्या, तो लोग कहते हैं कि हाँ महाभारत भी है, लेकिन आप यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये नॉलेज के सिंबल हैं, ये उस ज़माने में लोग याद किया करते थे। तो रामानुज जी वगैरह जो थे वो सब याद किया करते थे, और ये काफ़ी नॉलेजेबल, जीवन को, लाइफस्टाइल को चेंज करने वाले पेजेस हैं। तो आपको कहीं मिले, मौका मिले तो पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 है, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज हेल्ड इन 1942। यही इसका सही आंसर है। गेटवे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट मुंबई, और इंडिया गेट न्यू दिल्ली। ठीक है, नेशनल एंथम इज पेन्ड बाय नोबेल लॉरिएट रविन्द्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार से विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर का है ये। ठीक है, यहाँ पे आपको बाकी कोई क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन जो है ये लॉलीपॉप ही है। अगर यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी देते तो कंफ्यूज हो सकते थे, अदरवाइज यहाँ पे कंफ्यूजन का कोई रीजन नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए और मार्क करते हुए इन आंसर शीट यू शुड बी वेरी केयरफुल। क्वेश्चन नंबर 82 है, स्टैचू ऑफ यूनिटी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इज लोकेटेड इन केवड़िया, गुजरात, और 182 मीटर्स ऊंचाई है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे 182 कर देंगे तो 182 स्टैचू ऑफ यूनिटी है, नर्मदा के तट पे बना हुआ है। ठीक है, काफ़ी अच्छा है, आप भी घूमने और परिवार के साथ घूमें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 है, ऑरेंज इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। ठीक है, साइट्रिक फ्रूट्स जो होते हैं वो विटामिन सी के रिच होते हैं। ठीक है, जॉन्डिस इज ए डिजीज ऑफ लिवर। ठीक है, डायबिटीज इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। ठीक है, वेनिस इज लोकेटेड इन इटली, राइट। चलिए, जलियांवाला बाग मैसकर वाज हेल्ड इन अमृतसर इन ब्रिटिश इंडिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 88, वर्ल्ड पार्लियामेंट of religion held at Chicago in 1983 was attended by Swami Vivekanand. ठीक है, statutory authority which control stock exchange in India is SEBI. तो ये जो क्वेश्चन अभी हमने देखे, चलिए एक और सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। डैश इज द वेस्ट फ्लोटिंग रिवर इन इंडिया, यानी पश्चिम में बहने वाली नदी जो नर्मदा है। ठीक है, बाकी सब पूरब की ओर बहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हमने 10 देखे, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। 81 से लेके 90 तक के जो क्वेश्चन हमने देखे ये जीएस के हैं और काफ़ी अच्छे हैं। यानी कि इसमें भी आपकी पकड़, अगर आरआरबी और किसी भी एग्जाम की आपने कभी तैयारी की है तो सॉल्व करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम चलते हैं 91 से जो ब्लॉक 1 स्टार्ट होता है उसके 10 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं।
डैश won द ऑस्ट्रेलियन ओपन इन 2022। तो राफेल नडाल जो थे वो ही इसको जीते थे, और डेनियल मेदवेदेव मेद सॉरी मेदवेदेव, ऐसे कुछ नाम है, उनको हरा के इन्होंने जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन। और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ था वो 110वां संस्करण था। ठीक है, इसमें कुछ विवाद भी हुए थे, आपने अगर न्यूज़ देखा हो तो उसमें भी देख सकते हैं। इसमें एक और खास बात थी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन को ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी द्वारा जीता गया था, महिला एकल। एस्ले बार्टी करके नाम था, एस्ले बार्टी, इस तरह कुछ नाम होगा, एस्ले बार्टी। काफी मुश्किल है लिखना, पर चलते हैं। ठीक है, एस्ले बार्टी। ठीक है, तो ये इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन करीब 44-45 साल बाद इन्होंने जीता था किसी ऑस्ट्रेलियाई द्वारा। ठीक है, ये महिला एकल को जीता था। तो इसमें ये दो तीन चीजें था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 92 को देखते हैं। हाउ मेनी टीम्स आर देयर इन आईपीएल। अब देखिए, आईपीएल अभी तक जो खेल रहे थे वो 8 टीम के साथ खेल रहे थे, अभी दो और टीम जुट गए हैं। नाइन्थ पे जो है अ, वो है लखनऊ, लखनऊ सुपर जायंट्स। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, मैं एक बार रिपीट करता हूँ, लखनऊ सुपर जायंट्स। और 10 नंबर पे जो है वो गुजरात टाइटंस हैं। तो ये अभी जो आईपीएल होगा, जो करीब करीब इसी महीने से स्टार्ट होने वाला है, 26 मार्च से, और ये 15वां संस्करण होगा, 15th एडिशन इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल। और 29 मई को वो फाइनल खेला जाएगा। ठीक है, तो चलिए, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड दो क्वेश्चन निकल गए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड एट आसाम। इसमें कुछ भी कहने जैसा नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 94 को देखते हैं। व्हाट इज द टेन्यूर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के लिए जो टेन्यूर होता है वो 6 साल का होता है, और लोकसभा के लिए 5 साल का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 है। नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे नायर इज लोकेटेड एट वडोदरा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 है। स्वच्छ भारत मिशन वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड ऑन गांधी जयंती 2014। ठीक है, यानी कि आज से 7 साल या 8 साल के, 8 साल तो नहीं कर सकते क्योंकि अभी अक्टूबर 2022 को अगर जब होगा तब ये 8 साल होगा। अभी इसे 7 ईयर्स ही कर सकते हैं कि 7 साल हुए इसको लॉन्च करते हुए। ठीक है, ये मोदी जी के मोदी सर के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये राजघाट भी किया गया था अगर आपको याद हो तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 97 को देखते हैं। सनलाइट इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन डी। ठीक है, चलिए, सेट नहीं हो रहा, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 98 को देखते हैं। इंडिया शेयर द लार्जेस्ट इंटरनेशनल इंटरनेशनल बाउंड्री विथ। तो ये बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, ये बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश के साथ जो सीमा है, अगर होम मिनिस्ट्री का जो डेटा है उसके हिसाब से देखें और समझें तो ये फर्स्ट पे आता है। सेकंड पे जो है वो चाइना आता है, और सेकंड पे चाइना आएगा, और थर्ड पे पाकिस्तान आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो है ये 4096 किलोमीटर है, अगर मैं लिख पाऊँ तो यहाँ पे। यहाँ पे 9 बना देते हैं, 96 होगा, 4096 किलोमीटर। चाइना का जो है वो 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। ठीक है, और पाकिस्तान का उससे कम है, 3323 किलोमीटर। ठीक है, नेपाल भी है, नेपाल कुछ 1700 किलोमीटर है, 1700
51 किलोमीटर। ठीक है, तो आई होप सो कि हमने इसको सॉल्व कर लिया। लेकिन एक एक बात और है कि सबसे ज़्यादा तो बांग्लादेश के साथ है और सबसे कम जो है वो अफगानिस्तान के साथ है। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ है और ये कुछ ज़्यादा नहीं है, 106 किलोमीटर के साथ है। एक तो 107 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है, तो इसको देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 99 पे आ गए हैं। इंडिया वन द रिसेंटली कंडक्टेड आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 डिफीटेड विच कंट्री। तो हमने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया था और ये एंटीगुआ में हुआ था, यानी कि वेस्ट इंडीज़ में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो उनको हरा के हमने इसको जीता था। ठीक है, तो अंडर 19 टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 डैश इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें कोई शक ही नहीं है, संविधान निर्माता बी डॉक्टर आम्बेडकर, BR आम्बेडकर जी। ठीक है, तो इसमें भी कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम आ गए हैं अब यहाँ तक जो है ये फर्स्ट ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 है। आप दोनों में से कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। 90 क्वेश्चन तो कंपलसरी थे, इसमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको जीएस ज़्यादा अच्छा लगता है तो ये क्वेश्चन को चूज कर सकते हैं। अगर आपको ऑफिशियल लैंग्वेज पसंद है, राजभाषा, तो फिर ब्लॉक 2 को भी चूज कर सकते हो। और मेरा मानना है कि ब्लॉक 2 जो है वो आपके 300-350-400 क्वेश्चन के अंदर ही आने वाले क्वेश्चन है। आप 10 में से 9 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन तो इजी वे में मार सकते हैं, मतलब आपके हाथ में होगा। तो चलिए हम ब्लॉक 2 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसके क्वेश्चन कैसे हैं और क्या ये मैं जो कह रहा हूँ वो सही है या नहीं। विथ क्वेश्चन नंबर 101 है, विथ ए व्यू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी इनटू हाउ मेनी रीजन्स इज इंडिया डिवाइडेड। तो इंडिया क ख ग 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 3। ठीक है, हाउ मेनी हिंदी कोर्सेज आर प्रिस्क्राइब फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये भी 3 है, आपको पता ही है। प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ। जो प्रबोध है वो एलिमेंट्री है। ठीक है, विच एलिमेंट्री हिंदी कोर्स इज प्रिस्क्राइब फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो ये प्रबोध इज द राइट आंसर और प्राज्ञ सबसे लास्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 104 को देखते हैं। देयर आर डैश लैंग्वेज लिस्टेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 8th शेड्यूल में जो है वो 22 लैंग्वेजेस हैं, 22 भाषाएं हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज इंक्लूड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 8वीं अनुसूची में जो है वो नेपाली भाषा को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नेपाली। ओके, तो 5 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल भी गलत होने की कोई भी संभावना नहीं है। चलिए देखते हैं आगे और कैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 106 है, ऑल नेम प्लेट्स, साइन बोर्ड्स, लीटर हेड एंड अदर आइटम्स ऑफ स्टेशनरी रिटेन, प्रिंटेड और इंस्क्राइब फॉर यूज इन एनी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल शैल बी हिंदी एंड इंग्लिश। तो ये भी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 107, एनी एप्लीकेशन, अपील और रिप्रेजेंटेशन सबमिटेड बाय एन एम्प्लॉय इन हिंदी शैल बी रिप्लाइज इन हिंदी। ठीक है, ये भी एक सही क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 है, डैश अवार्ड इज गिवन फॉर राइटिंग बुक ऑन हिंदी पोएम्स इज मैथिली शरण गुप्त अवार्ड। तो इट्स द राइट आंसर। राजभाषा दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये सबसे सुपर हिट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप रंगते हुए अपने आंसर शीट को काफ़ी सावधानी बरतें, कोई गलती की संभावना की गुंजाइश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 110 है, कम्युनिकेशन फ्रॉम ए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस टू एनी पर्सन इन ए स्टेट और यूनिटी ऑफ रीजन बी मे बी इन हिंदी और इंग्लिश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन 3। यहाँ पे 1 2 3 दिया गया है, 4 दिया गया है, जिसकी वजह से बोलते वक्त कई बार गड़बड़ होती है, पर कोई बात नहीं। हमने इस पेपर को काफ़ी अच्छे से सॉल्व किया और आई होप कि हमने अपने नॉलेज को एनहांस किया है, समझने की कोशिश। तो हमने 110 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और
अगर आपको लगता है कि ये किसी के साथ शेयर करने से उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, तो अपने नियर डियर के साथ शेयर कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए। करना मेरे हाथ में था और शेयर करना आपके हाथ में है। तो आप इस वीडियो के अंत तक आएँ, यानी कि आप काफ़ी सीरियस कैंडिडेट हैं और मेरी शुभकामना आपके साथ है। आप जहाँ कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, मन से कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्यों अच्छा लगा, क्यों बुरा लगा, कुछ भी बता सकते हैं। ठीक है? और मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर किसी का आंसर आपको सही लगता है, तो उनसे आप ज़रूर उनको उनके कमेंट्स को लाइक कीजिए, ताकि लगे कि हाँ, ये है। और मुझे भी समय मिलेगा तो मैं उसको पिन अप कर दूँगा इस वीडियो के साथ, अगर कोई किसी क्वेश्चन को उनको लगता है कि सही है। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच।